यहाँ तक हम लोगों ने बात जो है कर ली है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आई होप मुझे सबसे पहली बात ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं है कि सीरस शब्द क्या होता है, निम्बस वर्ड क्या होता है, इफ आई एम राइट स्टेटस शब्द क्या होता है। मैंने कल आपको क्लाउड्स बताए थे, सारे क्लाउड्स मैंने कल आपको सिखाए हैं। सीरस क्या होता है, निम्बस क्या होता है, स्टेटस क्या होता है, ऑल्टो क्या होता है ना। ऑल्टो, सीरस, निम्बस, स्टेटस, ये सब हमने जाना है। क्यूमुलस भी मैंने कल आपको बताया था, क्यूमुलस कि क्यूमुलस क्या होता है। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जिसको ये सब नहीं पता, तो कल वाला जो ज्योग्राफी का सेशन है आप जरूर देखिए। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि आपकी जिंदगी बहुत यूनिक है। ज़्यादा तो मैं खैर ये जो भगवान टाइप बातें होती हैं, लेकिन पे ज़्यादा तो मैं बिलीव नहीं करता हूँ। बट हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि लाइफ काफ़ी संघर्ष के बाद इंसान का जीवन मिलता है। तो कृपया करके क्लास में रेगुलर रहें। एक बार ये एज निकल गई तो फिर आप सीरियस और ये सारे सपने आपके टूट जाएंगे। तो प्लीज़ बी रेगुलर। ये सब मैंने कल बताया था। जिसने कल की क्लास ना देखी हो प्लीज़ जरूर देखना, बहुत ही बेसिक से मैंने सबको समझाया। तो आज हम लोग क्या करेंगे, पहले अपना क्लाउड जो टॉपिक हमारा हुआ था उसमें जो थोड़ा बहुत रह गया था पहले उसको कवर करते हैं। उसके बाद आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ रेनफॉल। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रेनफॉल पढ़ेंगे। मतलब बारिश के प्रकार कैसे होते हैं, मतलब आप ये भी बता दोगे कि हाँ मेरे घर के पास कौन सी बारिश होती है। आज की क्लास मतलब जब बारिश होती है तो आज की क्लास देखने के बाद आप लोग बता सकोगे कि हाँ सर मेरे घर के बाहर ये वाली बारिश होती है। कोई बोलेगा नहीं सर मेरे घर के बाहर तो ये वाली होती है ना। तो अब हम लोग जो है सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ सभी आ चुके हैं। तो मैं क्या क्लास को स्टार्ट करूँ, चलिए। तो हम लोग सेशन को शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ लास्ट पैटर्न बताया होगा। एक बार मुझे याद लेंगे लास्ट क्लास में क्या पैटर्न आपको बताया था। सिर्फ एक बार हल्का सा बता दें मुझे कि मैंने पैटर्न क्या बताया था लास्ट क्लास में। एक बार बता दें लास्ट क्लास में क्या बताया था, बस हल्का सा याद दिला दो। ज्यादा नहीं, हल्का सा बस याद दिला दो मुझे। चलिए ठीक है, ओके। थर्ड केस हो गया था, हमारे केसेस चल रहे थे, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से एक चीज बोलूं, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए कि सर एक चीज बताओ। चलिए अब ध्यान से देखें हम लोग, ठीक है। चलिए चलिए प्लीज, बातें हो गई। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एक तरफ आपकी मान के चलिए अब ये वार्म विंड्स आ रही हैं, एक तरफ आपकी वार्म विंड्स आ रही हैं, ध्यान से देखना। ये आपकी वार्म विंड्स आ रही है और एक तरफ जो है आपकी एक कोल्ड विंड्स आ रही है। इसे मैं जरा सही कर दूं, कॉपी पेन अपना ऑन रखना बिल्कुल। एक तरफ जो है मेरी कोल्ड विंड्स आ रही है, यहां से ये कोल्ड विंड्स है, ये मेरी कोल्ड विंड्स आ रही है। दिख रहा सभी को? यस सर। अब ब्लू कलर का मतलब है कोल्ड विंड्स और इमेजिन करिए कि जो आपका यहाँ पे येलो मार्कर जो मैंने चलाया है इट मींस वार्म विंड्स। इसका मतलब है गर्म पवने, इसका मतलब है ठंडी पवने। अब आप देखिए एक तरफ से आपकी वार्म विंड्स आ रही है। अरे संदीप यहाँ पे ध्यान दे लो, ठीक है। जब पता नहीं तो फालतू कमेंट मत करो क्लास में, ये चीज नहीं बताइए इसलिए बता रहा हूं। एक तरफ आपकी वार्म विंड्स आ रही है और एक तरफ आपकी कोल्ड विंड्स आ रही है। इमेजिन करो कि सिचुएशन ऐसी कि जो कोल्ड विंड्स है, अभी जो केस मैं लेके चल रहा हूं उसमें लेके चलो कि इस केस में मान के चलिए कि कोल्ड विंड्स की स्पीड ज्यादा है वार्म विंड्स की तुलना में। मतलब इसकी जो स्पीड है वो ज्यादा है। गेट माय पॉइंट? मतलब वार्म विंड्स के कंपैरिजन में कोल्ड विंड की स्पीड काफी तेज है। समझ पा रहे हो? अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। अगर कोल्ड विंड्स की गति तेज है, वार्म विंड्स की जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो है। जब भी ऐसा होता है कि कोल्ड विंड बहुत तेजी से जाके स्लो विंड पे टकराती है, अब आपके सामने यहाँ पे सारी कोल्ड विंड है, ये बहुत तेजी से जाके वार्म विंड पे टकराएगी, तो क्या होगा? अगर अब आप सभी को पता है कि कोल्ड विंड बहुत भारी होती है इन कंपैरिजन टू वार्म विंड, गर्म हवाओं की तुलना में कोल्ड विंड ज्यादा भारी होती है, बात मैंने आपको बताया था। तो लर्नर्स आपको यहाँ पे एक बात को ध्यान में रखना है कि जब भी कोल्ड विंड बहुत स्पीड में वार्म विंड से टकराएगी तो वार्म विंड सीधा स्ट्रेट ऊपर उठ जाएगी, सीधा स्ट्रेट ऊपर उठ जाएगी। क्या ये बात समझे आप लोग? पहले बताइए, क्या इस बात को आप लोग समझे? सीधा स्ट्रेट ऐसे ऊपर उठ जाएगी। मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनना कि अगर कोल्ड विंड्स बहुत स्पीड में वार्म विंड से टकराती है तो ये वार्म विंड्स एकदम स्ट्रेटली आपको ऊपर उठती हुई नजर आएंगी। क्या बात समझे आप लोग? अब जब विंड्स हमारी ऊपर उठ गई तो आप सभी को पता है कि बादल कब बनते हैं, कल की क्लास या तो क्लाउड्स कब बनते हैं। हवा को ऊपर उठाओ, हवा ऊपर जाके बादल ही बनेगी। यू नो, हवा जो है ऊपर जाके क्लाउड ही बनाती है। अब ये हवा ऊपर उठ गई, ऊपर ही हवा उठ गई, इस हवा ने ऊपर जाके जो है क्लाउड बना दिया क्लाउड। अब ये क्लाउड जो है बहुत तेज क्या कर देगा भैया? बारिश कर देगा बारिश, ठीक है। अब सर एक बात बताओ, अगर ऐसा होता है कि कोल्ड विंड बहुत तेजी से जाके वार्म विंड पे लगती है, तो आपने बोला कि वार्म विंड एकदम सीधी ऊपर हो जाती है, वार्म विंड एकदम सीधा ऊपर हुई और ऊपर एक बहुत बड़ा बादल बन गया। सर ये बादल जो है, सर ये बादल कौन सा बनेगा? ये बादल आपको बनता नजर आएगा क्यूमुलस निम्बस। क्यूमुलस निम्बस, इस क्लाउड का नाम क्या होगा? क्यूमुलस निम्बस। निम्बस का मतलब क्या होता है? याद करो, वो बादल जो बारिश करता है, कल बताया था। और क्यूमुलस मतलब शेप कैसी होगी? जल्दी से बताओ कैसी शेप होगी? शेप वूल शेप जैसा बादल, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि जब भी कोल्ड विंड बहुत तेजी से वार्म विंड पे जाके टकराएगी तो वार्म विंड सीधा ऊपर जाएगी, ऊपर जाके एक बहुत बड़ा क्लाउड बनेगा और इस क्लाउड को बोलूंगा क्यूमुलस निम्बस, और बारिश यहां पे हो जाएगी। इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ में आई? अब अगर कोई ऐसा है जिसको यही समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये क्यूमुलस निम्बस क्या होता है, तो बेटा कल की क्लास देखिए, ये आपकी गलती है कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ेगा, यहां तक क्लियर है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग को इस बात का मतलब इस बात की वैल्यू समझ में आ रही होगी कि छुट्टी मारने का मतलब क्या होता है। आई एम राइट और रॉन्ग? अब आप खुद देख लो, सब चीजें आपस में लिंक है। आगे जेट स्ट्रीम्स वगैरह कुछ समझ में नहीं आने वाला, मैं बता रहा हूं अगर ऐसे रहोगे। आगे चलते हैं, चलिए।
अब हम लोगों ने ये बात कर ली, सर व्हाइट स्लाइड मुझे नहीं दिख रही है, बेटा रिफ्रेश करो तभी दिखेगी। चलिए अब आगे चलिए, ठीक है। हाँ वार्म ही ऊपर जाएगी संदीप, क्योंकि वार्म हल्की है, हल्की विंड ही ऊपर जाती है, भारी नहीं जाती है ऊपर। कल क्लास में थे, ठीक है, ठीक है। अभिषेक कर लो, फायदे में रहोगे, मैं सलाह दे रहा हूं, वरना दिक्कत होगी थोड़ी सी तुम्हें, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्या चीज है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और प्लीज यार ये जो देखो आप लोग, मैं आपको भी बता रहा हूँ, पता है तुम वही गलती करते हो जो मतलब मेरे समय में मेरे दोस्त लोग करते थे, जिनका कभी सीरियस क्लियर नहीं हुआ, मतलब छुट्टी मारना, रेगुलर पढ़ाई ना करना। तुम वही गलती कर रहे हो उस टाइम पे, पता है। और ऐसे ही ये हर जनरेशन करती है। मेरे टाइम पे मेरे दोस्तों ने करा, मेरे साथ के जो लोग थे उन्होंने कहा आज तुम करो, कल को तुम्हारा एग्जाम निकलेगा, कल को तुम यही बात अपने जूनियर्स को बताओगे। तो प्लीज एक कसम खा लो आज की हमारी नौकरी है, छुट्टी नहीं मार सकते, चाहे मर जाए, घिस जाए, मर जाए, लेट जाए, छुट्टी नहीं मार सकते। जिस दिन तुमने वो एटीट्यूड अपना बना लिया, सीडीएस कुछ नहीं है तुम्हारे सामने, सीएपीएफ कुछ नहीं है तुम्हारे सामने, आगे तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें बार बार नहीं समझाऊंगा। अब देखो 11 साल पहले पुरानी क्लास देख लो, कल कहाँ गायब था, फिर वही वाली बात है। भाई कौन है बाहर जाके बोलो, बोल सर नहीं करते, मार दो, बोल घर पे नहीं, अब बंद बंद करो। अब यहाँ पे देखेंगे, चलिए अब यहाँ पर हम लोग को ये बात समझ में आ चुकी है। अब हम आगे चलते हैं। अब सर एक चीज बताइए कि भारत में भी सर हमें क्या क्यूमुलस निम्बस होती नजर आती है क्या? क्या भारत के अंदर भी हमें कभी क्यूमुलस निम्बस, क्या हमें भारत के अंदर भी, ध्यान सुनना, क्या हमें भारत के अंदर भी क्या क्यूमुलस निम्बस वाले क्लाउड क्या बनते नजर आते हैं? क्योंकि सर हम तो इंडिया से हैं, हमें इंडिया का बताइए कि क्या भारत में भी क्यूमुलस निम्बस क्लाउड बनते नजर आते हैं क्या? अब क्यूमुलस निम्बस क्लाउड आपको इंडिया में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन इंडिया में कब देखने को मिलेंगे? आपने वाला समय देखा है, अप्रैल मई वाला? अप्रैल मई में बहुत गर्मी होती है, अप्रैल मई वाला समय। क्या मैं अप्रैल मई वाला जो टाइम है भारत के अंदर, क्या मैं इसको प्री मानसून टाइम कह सकता हूं? प्री मानसून, क्योंकि मानसून तो जून जुलाई में आता है, जून में आता है, मानसून तो जून में आता है, आई एम राइट। मानसून आपका जून में आता है, अक्टूबर में चले जाता है। मानसून जून में आता है, अक्टूबर में चले जाता है, तो अक्टूबर से पहले का समय। अब देखो, अगर सुनिएगा ध्यान से, पहले सुनिए, जून में मानसून आता है, अक्टूबर में मानसून चले जाता है। अगर मानसून जून में आ रहा है, अगर मानसून जून में आता है, तो जून से पहले का समय क्या कहलाएगा? प्री मानसून। प्री मानसून मतलब वो समय, मानसून आने से पहले वाला समय। प्री मानसून मतलब मानसून आने से पहले वाला समय। तो क्या मैं अप्रैल मई को प्री मानसून बोल सकता हूं? अब प्री मानसून मतलब अप्रैल मई का समय। इस समय बहुत गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। अब होता क्या है कि अप्रैल मई में, अप्रैल मई की अगर हम लोग बात करें, प्लीज ध्यान से देखना, अप्रैल मई के समय पे आपको भारत के अंदर ये क्यूमुलस निम्बस तरह के क्लाउड्स बनते हुए नजर आएंगे। इज दैट क्लियर? ध्यान रखना। तो प्री मानसून जो समय होता है भारत में, भारत में जो प्री मानसून समय होता है, उस समय आपको क्यूमुलस निम्बस जो क्लाउड्स हैं ये बनते हुए नजर आएंगे। क्या यहां तक क्लियर? पहले बताइए। ओके, अच्छा। अब हम एक कंसेप्ट यहां पर और सीखते हैं। देखो ध्यान देना पड़ेगा आराम से, यहां से मतलब ये समझो कि नजर बिल्कुल नहीं हटानी है। अब हम बहुत ही अच्छा पैटर्न समझेंगे, कृपया करके आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब मान के चलिए कि मैंने यहां पर एक ऐसे बादल बना दिया, ये बादल बन गया, ठीक है सर, बिल्कुल। अब मान लो कि एक बादल मैंने यहां बना दिया, एक बादल जो है मैंने ऐसा बना दिया। प्लीज यहां पे ध्यान से देखिए मेरा। अब आपको पता है कि ये स्ट्रेटस है, क्योंकि लेयर्स की शेप में दिख रहा है। ये क्यूमुलस में से कह सकता हूं, क्यूमुलस है, ठीक है, ये स्ट्रेटस है। और अगर मैं थोड़ा और ऊपर चल जाऊं, तो ऊपर मुझे जो बादल देखने को मिलेगा, अगर मैं थोड़ा और ऊपर चल जाऊं, अगर मैं हाइट पे और ऊपर चल जाऊं, एक सेकंड, अगर मैं हाइट पे और ऊपर चल जाऊं, तो मुझे एक बादल देखने को मिलेगा, सीरस। ऐसे बिल्कुल पतले पतले से बादल, बिल्कुल मर चुके हैं ऐसे, एकदम ऐसे मरे हुए बादल। ये, इनको मैंने नाम दे दिया सीरस। अब आप देखो, ये क्यूमुलस हो गया मान लो, ये स्टेटस हो गया मान लो, ये सीरस हो गया मान लो। अब आप लोग पहले मुझे कमेंट करके बताओ कि सबसे ऊंचाई पे कौन से आपको दिख रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, हाइट पे सीरस होते हैं। 6 से लेकर 12 किलोमीटर के बीच में जो भी बादल बनते हैं, दोस क्लाउड्स आर नोन एज सीरस, आई एम राइट? या ये सीरस हो गए। अभी चीज मुझे बताओ, ये सीरस हैं। अब आप मुझे एक बार बताओ, एक बार के लिए अगर मैं आपसे पूछूं, एक बार के लिए अगर मैं आपसे पूछूं, जरा मुझे बताओ कि चलो हम एक काम करते हैं, इसको भी फिलहाल पिक्चर से हटाते हैं, इसको भी हम पिक्चर से हटा देते हैं। और चलो मैंने काम किया, यहाँ पे आपके सामने एक नाम लिख दिया, क्यूमुलस निम्बस। अब जरा आप, ये हो गया फिगर ए, ये हो गया फिगर बी। अब जरा आप कमेंट करके बताओ, इन दोनों में से किसकी क्षमता लग रही है बारिश करने की? कौन हैवी लग रहा है? किसके अंदर पानी कैद है? ऑब्वियसली बात है ए, है ना? क्या आपको ये जो सीरस है, ये सीरस जो बादल दिख रहा है, बिल्कुल, अब अगर कोई बच्चा नया है तो सुन लो, सीरस बादल लाइक, देखो बेटा, वो इमेज पड़ी है मेरे पास, पहले मैं खोल दूं ताकि डाउट ना रह जाए। अभी आज हम ये भी जान लेंगे कि बारिश के प्रकार कितने होते हैं, बारिश किस किस तरीके से होती है, क्यों होती है बारिश, सब जानेंगे। एक सेकंड, खुल जा भैया, तेरी बड़ी जरूरत है यहाँ, आजा बेटे। ये है सीरस, दिख रहा है? ये है सीरस, ये है सीरस। मैंने कल भी आपको इमेज दिखाई थी, ये सीरस बादल है। अब आप प्रैक्टिकली बताइए, क्या इसको देख के लग रहा है इसके अंदर पानी है, ये बारिश करेगा? क्या तुम्हें देख के इसको लग रहा है बारिश करेगा? ये सीरस बादल है। अब इसी सीरस को मैंने देखो यहाँ बना दिया, ये, अब समझ जाओ कि पूरा रफली मैंने बनाया सीरस, मैंने आपको इमेज में दिखा दिया। अब एक चीज बताओ, सीरस को देखकर आपको फीलिंग आ रही है सर मरा हुआ है, इसमें कहां पानी है, क्या बारिश करेगा? तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो सीरस क्लाउड्स होते हैं, दे आर एसोसिएटेड विद क्लियर वेदर सिस्टम, क्लियर वेदर सिस्टम से एसोसिएट होते हैं। साफ बादल रहता है जब भी ये बादल बनते हैं, मतलब बिल्कुल मामला साफ रहता है, मौसम बिल्कुल साफ रहता है। अब अगर ऐसे सीरस जैसे बादल लेगा तो धूप भी तो निकलती है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये धूप को रोक पाते हैं? नहीं सर। अगर सीरस क्लाउड्स बन रहे हैं
तो वेदर सिस्टम बिल्कुल साफ रहता है, बिल्कुल मुझे धूप भी आती रहती है। अगर कोई बहुत मोटा सा बादल है तो सूरज किरणों को रोक लेगा भाई, ये कहां रोक पाएंगे, ये कहां औकात है। ठीक है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो सीरस क्लाउड्स है दे आर एसोसिएटेड विद क्लियर वेदर सिस्टम। अच्छा, अब मैं यहीं पे एक बात और बोल सकता हूं कि दे आर नॉट पार्टिसिपेटेड, दे आर नॉट पार्टिसिपेटेड इन रेनफॉल। यस सर, ये बारिश करते ही नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं कि सीरस क्लाउड्स आर नॉट पार्टिसिपेटेड इन रेनफॉल। और यही दोनों स्टेटमेंट यूपीएससी ने अपने हर एग्जाम में पूछे हुए हैं, सीडीएस, सीएपीएफ, आईएएस का प्री सब में। अब नहीं पता तो हिल जाएगा सवाल तुमसे, तुम हिल जाओगे। ठीक है, तो अब यहां पे दो कंसेप्ट सीख लिए कि सर जो सीरस क्लाउड्स होते हैं दे आर एसोसिएटेड विद क्लीन वेदर सिस्टम, क्लीन या क्लियर वेदर सिस्टम, क्लियर वेदर सिस्टम पहली बात, एंड डू नॉट टेक पार्ट इन, एंड डू नॉट टेक पार्ट इन रेनफॉल, डू नॉट टेक पार्ट इन रेनफॉल। देख के ही पता लग रहा है ना यार, कहां से करेंगे बारिश, देख के पता लग रहा है। लेकिन अब किसी को सीरियस ही नहीं पता तो उसके तो यार फिर सर के ऊपर से जो है जाएगी चीज, है ना। क्लियर है, क्लियर हो गया, क्लाउड जान गए। चलिए, अगर अब मैं यहां पे एक चीज बोला तुम आंसर दे दोगे, अगर तुमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो समझो चीजें तुम्हें समझ में आ रही हैं, तुम खुश फील कर सकते हो। जरा मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं निम्बस, अगर मैं बोलूं निम्बस क्यूमुलस, या मैं बोलूं क्यूमुलस निम्बस आर नॉट एसोसिएटेड विद रेनफॉल, नहीं सर ये तो जाती हो जाएगी। क्यूमुलस निम्बस तो रेनफॉल करते हैं सर, बहुत हैवी होते हैं। क्यूमुलस निम्बस पूरा डोनाल्ड ट्रंप होता है सर, कैसी बात कर दी, याद है कल बताया था करंट अफेयर क्लास में, है ना। तो क्यूमुलस निम्बस तो सर बारिश करेंगी क्योंकि वो काफी हैवी, ऐसे अब ऐसा बादल होता है, देखो ऐसा बादल होता है क्यूमुलस निम्बस, पूरा मोटा ताजा, इसमें दबा के पानी भरा हुआ, तो भाई ये तो बारिश करेगा ही ना, है ना। इसको देख के तुम्हें डोनाल्ड ट्रंप याद आ जाएगा, बिल्कुल गेंडा मोटा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं, आगे चले, चलिए आगे चले, क्लियर हो गया। ओके लर्नर्स, अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल, नया टॉपिक, टाइप्स ऑफ रेनफॉल, ध्यान देना। चलिए चलो, अब हम लोग जो है बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में। वर्षा के प्रकार, वरुण कपूर यहां ध्यान दो, ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा क्लाउड से, ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, वर्षा के प्रकार ध्यान दो। अब हम लोग जो है वर्षा के प्रकार पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रेनफॉल पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। अब टाइप्स ऑफ रेनफॉल मतलब बारिश के भी टाइप्स होते हैं। आप कहेंगे सर नहीं, मैं तो जब भी घर से बाहर निकलता हूं निकलती हूं सर, मुझे तो बस ऊपर से पानी आता हुआ दिखता है, वही बारिश समझ लेता हूं। बिल्कुल, बट उसमें भी डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है सर, बारिश तो एक जैसी होती है, कभी तिरछी आती, कभी ऐसी आती, कभी ईना, कभी मीना, कभी डी का नहीं। देखो, बारिश के भी प्रकार है, जैसे क्लाउड्स के प्रकार हैं तो ऐसे ही बारिश के भी प्रकार हैं। अच्छा सर, बिल्कुल सर, कैसे, देखिए करते हैं चर्चा। अब देखो, बारिश के प्रकार क्यों हैं सर, बारिश तो हमें एक जैसी दिखती है सर, कैसी बातें कर रहे हो आप। देखो मैं आपको बताता हूं, जब, अब आप एक बात समझो, क्या मुझे बताओ, जो हमारी हवा है, जो हमारी हवा है, कल भी हमने बात डिस्कस करी थी, क्या हवा के भी ऊपर उठने के तीन तरीके होते हैं, याद करो। एक पहाड़ से टकरा के हवा ऊपर उठती है, एक जब कोल्ड और वार्म विंड आपस में टकराती है तो वार्म विंड ऊपर उठती है, और एक टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण हवा ऊपर उठती है ना। अब कुछ सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बोल गए आप, बेटा ये वही सोच रहे हैं जो कभी क्लास नहीं आए हैं, है ना, है ना। तो आराम से क्लास को देखें, तब समझ में आएगा कि ये क्या होता है ना, उसके लिए क्लास आना पड़ता है बेटा। चलिए आगे चलते हैं, अब देखिए। तो अगर हम लोग इस बात को देखें, एयर का ऊपर उठना, यहां ध्यान दीजिए, एयर का ऊपर उठना। अब देखो, मैं समझाने के लिए वो लैंग्वेज लिखता हूं जो हर किसी के समझ में आए। वैसे तो मैं ज्यादा नोट्स बनाता नहीं हूं, लेकिन मेरे कभी नोट्स देख लोगे तो डर जाओगे, मैंने ऐसे ही लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाए हैं ताकि मुझे कंसेप्ट समझ में आए, मैं पूरा ऐसे उसके ऊपर लिख दूं। ठीक है, तो कभी मैं आपको, मुझे अभी मौका नहीं मिला, कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको अपने मेंस के कुछ आंसर दिखाऊंगा। ठीक है, जीएस पेपर 1 के, जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी आती है, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री के आंसर्स मैं आपको दिखाऊंगा, कभी मुझे टाइम मिलेगा तो आप पढ़ के देखना, आप बताना फिर आपको कैसे लगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहां पे देखते हैं एयर का ऊपर उठना। अब हमने यहां पे क्या किया, देखें, एयर ऊपर तीन तरीके से उठती है सर। अब प्लीज यहां पे ध्यान दें, पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका, ध्यान से देखना। सर सभी को पता है कि अगेन ये हमारी धरती है। सर धरती कैसे है, मत भूलो अपना एक ही फंडा, लगा दो पेड़। ठीक, ये धरती है और यहां पर जो है पानी गिरा हुआ है, और भाई साहब यहां पे निकाल दो सन। यस सर, सर जी बहुत, एक सेकंड हो गया, कौन दुख, ये कौन दुख, दुख से कौन तन्हा है, रुको। सर जी बहुत मैसेज किया आपको लेकिन आपने रिप्लाई नहीं दिया, बट मुझे पॉलिटिकल ज्योग्राफी का आपका कोर्स का लिंक चाहिए था, तो जो आपने अभी रिसेंटली लॉन्च किया। देखो बेटा, बेटा बात सुनो, तुम आ चुके हो मंदिर के अंदर अब, ठीक है सचिन, तुम बेटा मंदिर के अंदर आ चुके हो, और अब तुम बेटा ये पूछ रहे हो कि आरती कैसे करनी है। बेटा जो चल रहा है उसे सुनो, और ज्योग्राफी का कोई अब अलग से नया कोर्स नहीं आएगा, इतना डिटेल कोर्स में ज्योग्राफी का मुझे नहीं लगता अगला आएगा, क्योंकि देखो फरवरी में जो एग्जाम होता है उसमें समय बहुत कम मिल पाता है। ज्योग्राफी का यही डिटेल कोर्स है, अगर आपको ज्योग्राफी बिल्कुल डिटेल में पढ़नी है तो आप इस बैच को देखिए। अगर आपको अपनी फाउंडेशन अच्छी करनी है, कल को अगर भविष्य में सोचा कि मैं कभी यूपीएससी भी दूंगा, तो आप इसी बैच को देखिए, जो क्लासेस छुट्टी है उनको रिकॉर्डिंग से कवर कीजिए। इसके अलावा आपको मेरे बैचेस दिख जाएंगे, लेकिन उसमें बहुत चीजें नहीं मिलेंगी आपको, बिकॉज टाइम की कमी रहती है। तो ज्योग्राफी का तो आप यही देखिए, पॉलिटी 28 तारीख से लॉन्च हो चुका है, मेरे प्रोफाइल पे जाइए,
और इनरोल कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पे ध्यान दें। अब मैंने आपको रिप्लाई कर दिया सर, और मैं माफी चाहूंगा आपसे कि मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाया। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, ये बारिश, ये मान लीजिए पानी पड़ा है और यहाँ पे सन है, ये सन है, सन की किरणें ऐसे पड़ रही है। अब यही जो पानी है, यही पानी जो है ऊपर जाएगा गैस बन के, और ऊपर बादल बन जाएंगे। हाँ, यहाँ रिप्लाई कर दो, ऊपर जो है बादल बन जाएंगे, ऊपर बादल बन जाएंगे। अब एक बात मुझे बताओ, मुझे एक चीज बताओ कि सन की किरणें नीचे पानी पे पड़ी, ये पानी गैस बन के ऊपर गया। गैस और एयर एक ही चीज तो होती है, क्या मैं कह सकता हूँ पानी एयर बन के ऊपर गया? गैस और एयर एक ही तो चीज है, मान सकते हो? अब वही तो बात है, एयर यार गैस क्या है? गैस एक एयर ही तो है ना? मिक्सचर ऑफ गैसेस को ही तो हम एयर बोलते हैं, ऑब्वियस ही बात है। अब आप लोग इस बात को समझिए कि मुझे इस फिगर से आपको समझाना है कि जब सूरज की किरणें धरती पे पड़ती हैं तो क्या होता है कि धरती पूरी गर्म हो जाती है। अब जब धरती पूरी गर्म हो गई तो ऊपर यहाँ पे धरती के ऊपर जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर जाती है। तो बस आप इतना समझो कि सन की किरणों की वजह से सूरज की जब भीषण गर्मी पड़ती है तो यहाँ पर जो हवा है वो ऊपर उठ जाती है। ठीक है, तो एक तो सन की तेज गर्मी कारण हवा ऊपर उठती है, ध्यान रखना, पहला कारण हवा के ऊपर उठने का। नाउ कम टू द सेकंड रीजन। सर सेकंड रीजन क्या है? ध्यान से देखें कि सर एक ये पहाड़ हो गया, सर एक ये पहाड़ हो गया, सर ये हवा आई, ये हवा आई, ये हवा इस पहाड़ से टकरा के ऊपर उठ जाएगी। हाँ सर, एक रीजन ये हो गया, आई एम राइट, आई एम राइट, पहाड़ से टकरा के हवा ऊपर उठ जाएगी। और अगेन एक रीजन जो इतनी बार पढ़ चुके हैं आप तो मतलब जहर हो जाएगा, बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा बताने का, ये कोल्ड विंड, ये वार्म विंड, ये कोल्ड विंड, ये वार्म विंड। उठेगी कौन सी जगह बताओ? वार्म विंड ऊपर उठेगी, हल्की, क्योंकि वार्म विंड होती है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये तीन तरीके से एयर ऊपर उठ रही है? अब आप कहेंगे सर ये बातें तो आप हमें बता चुके हो, ये बात तो आप हमें बता चुके हो सर, आप ये बातें रिपीट क्यों कर रहे हो? क्या सर आप अपना वॉचमैन पढ़ा रहे हो? नहीं, वॉचमैन नहीं पढ़ा रहे हैं, ये इसलिए बताई गई है बात आपको क्योंकि इसी का तो कंसेप्ट है, यही तो मामला है। अच्छा सर क्या है ऐसा मामला? सुनिए फिर बेटा, मामला ये है कि जब हवा तीन प्रकार से ऊपर उठ सकती है ना, अब इस हवा का उठने का तरीका अलग है, इस हवा का उठने का तरीका अलग है, इस हवा का ऊपर उठने का तरीका है। तीनों हवाएं ऊपर उठ रही हैं, तीनों केसेस में हवाएं ऊपर उठ रही हैं, बट भाई साहब तीनों का तरीका अलग है। और जब तीनों हवाएं अलग तरीके से उठ रही हैं तो इन तीनों तरीके से बारिश भी अलग होगी। जब तीनों हवाएं अलग तरीके से उठ रही हैं तो बारिश भी अलग तरीके से होगी। जब तीनों हवाएं अलग तरीके से उठ रही हैं तो बारिश भी अलग तरीके से होगी, तीन तरीके से होगी। क्या बात समझे? सर अब एक चीज बताइए, लेकिन ये बात आप कल बता चुके थे ना, फिर आपने क्यों बता दिया? देखिए, जब भी सूरज की किरणें धरती पे पड़ती हैं तो धरती पे जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठती है। धरती पे जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठती है कब? जब सूरज की किरणें पड़ रही हैं। इस चीज को हम बोलते हैं कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन प्रोसेस। ध्यान से सुनना, सूरज की किरणें धरती पे पड़ी, धरती पे जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठी। जब धरती पे हवा गर्म होकर ऊपर उठती है इस चीज को हम कन्वेक्शन प्रोसेस बोलते हैं। अच्छा सर, नाउ अगर हम लोग यहाँ पे अगली बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर अगली बात करें, ध्यान से देखिएगा कि जब हवाएं पहाड़ से टकरा के ऊपर उठती हैं, जब हवाएं पहाड़ से टकरा के ऊपर उठती हैं तो इस चीज को हम बोलते हैं ऑरोग्राफिक प्रोसेस, ऑरोग्राफिक प्रोसेस। हवाएं गर्मी के कारण ऊपर उठी, सर कन्वेक्शन। सर हवाएं पहाड़ों से टकरा के ऊपर उठी, सर ऑरोग्राफिक। और जब जब कोल्ड विंड और वार्म विंड आपस में टकराती हैं तो इस चीज को हम बोलते हैं फ्रंटल प्रोसेस। सर फ्रंटल प्रोसेस क्यों कह रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, बिना कमेंट करे यहां ध्यान दो बस। इमेजिन करिए, इमेजिन करिए कि आपकी ये आ रही है वार्म विंड, जी सर, ये हो गई वार्म विंड। बेटा यहां ध्यान दो, यस सर तो बाद में भी हो जाएगा, ये हो गया वार्म विंड। और बेटा ये हो गया आपका, अरे ये कौन सा मार्कर आ गया यार, एक सेकंड, ये हो गई आपकी कोल्ड विंड, जी सर। अब आप सभी को पता है, एक बात रट चुकी है कि कोल्ड विंड भारी होती है वो नीचे बैठेगी, वार्म विंड ऊपर जाएगी, मिक्स तो ये नहीं होती है दोनों आपस में। अब वार्म विंड इससे टकरा के क्या ऐसे ऊपर जाएगी? हाँ या ना, ईमानदारी से बताओ, जाएगी ऊपर? ये वार्म विंड ऊपर जाती हुई दिख रही है, जी सर। और क्या मुझे बताओ, ये कोल्ड विंड अंदर को आती हुई दिख रही है, यस सर। अगर अब मैं यहाँ पे एक ऐसी पर्पल लाइन बना दूं, अगर अब मैं यहाँ पर ऐसी एक पर्पल लाइन बना दूं, क्या मैं कह सकता हूं ये पर्पल लाइन एक ऐसी लाइन है जो वार्म विंड को कोल्ड विंड से अलग कर रही है ना? अगर मैं बोलूं कि ये जो पर्पल लाइन आपको दिख रही है, क्या मैं कह सकता हूं ये पर्पल लाइन जो है ये कोल्ड विंड को वार्म विंड से अलग कर रही है? ठीक है, तो ये जो पर्पल लाइन है ना, ये जो रेखा है, ये जो पर्पल लाइन है, अब ये मत सोचना कि सर क्या ऐसी कोई पर्पल की लाइन क्या दिखती है क्या? नहीं, ये पर्पल लाइन जो है, ध्यान सुनना, ये पर्पल जो लाइन मैंने बनाई ये एक इमेजिनरी लाइन है। हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि भाई अगर कहीं पे, प्लीज यहां पे ध्यान दो, ऑब्वियस सी बात है, मैं आपसे एक बात कहता हूं, इमेजिन करो, प्लीज ध्यान दो बिल्कुल। ये होगी कोल्ड विंड, ये होगी कोल्ड विंड, और मान लो ये होगी वार्म विंड। ठीक है, ये देखो, ये हो गई वार्म विंड भाई, और ये हो गई हमारी कोल्ड विंड। येलो मतलब कोल्ड विंड, व्हाइट मतलब वार्म विंड। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं ये जो बीच में कुछ तो ऐसा होगा ना जहां से दोनों अलग हो रही होंगी, सेपरेशन। ये ब्लू लाइन में कह सकता हूं सेपरेशन है दोनों का। ये ब्लू एक ऐसी रेखा जो दोनों को अलग कर रही है, एक ऐसी रेखा जो दोनों हवाओं के बीच में है, एक ऐसी रेखा जो दोनों विंड के बीच में है। बेटा इसी रेखा को हम बोलते हैं फ्रंट। क्या बोलते हैं? फ्रंट बोलते हैं। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? फ्रंट बोलते हैं। तो मैं इस पर्पल लाइन को क्या फ्रंट बोल सकता हूं? क्या मैं इसे फ्रंट बोल सकता हूं? एग्जैक्टली सर। अब यहां पे देखिए, तो जैसे ये दो आपकी हवाएं टकराई, कोल्ड विंड और वार्म विंड, तो
इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रंटल प्रोसेस। क्या समझे सर? ये तो एनडी का पीवाईक्यू है, एनडी तो बहुत छोटी बात हो गई। अभी तो देख यहाँ पे आईएस लेवल के कंसेप्ट चलेंगे। अब आप इस बात को देखो, सर वार्म विंड ऊपर उठी, कोल्ड विंड नीचे बैठ जाती है, तो यहीं पे तो हमें देखने को मिला कि कोल्ड विंड नीचे बैठ रही है, वार्म विंड ऊपर चल रही है। तो इस प्रोसेस को हम फ्रंटल प्रोसेस बोल रहे हैं। तो मैंने 3 डायग्राम क्यों दोबारा बनाए कल तक? क्योंकि तुम्हें इन तीनों डायग्राम के नाम नहीं मालूम थे। पहले डायग्राम का नाम है कन्वेक्शन प्रोसेस, दूसरे डायग्राम का नाम है ओरोग्राफिक प्रोसेस, तीसरे डायग्राम का नाम है फ्रंटल प्रोसेस। सर आप तो हमें टाइप्स ऑफ रेनफॉल पढ़ाने वाले थे, क्या मजाक कर रहे हो? हेडिंग आपने ये डाली थी, आप फिर हमें वहीं ले गए। अरे बेटा सुनो, अब ऑब्वियस ही बात है, ये हवा ऊपर उठी, जी सर हवा ऊपर उठी, सर हवा ऊपर उठी, बादल बने, जी सर बादल बने तो बारिश भी होगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। तो इस बारिश को भी हम क्या बोलेंगे? कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलेंगे। ये लो सर, हवा उठी, इस प्रोसेस क्या बोलेंगे? सर हवा उठी मतलब हवा उठी पहाड़ से टकरा के। सर जब पहाड़ से टकरा के हवा उठी तो यहां बादल बनेंगे, बारिश होगी। सर ये हवा जो ऊपर उठी इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑरोग्राफिक। तो यहां बारिश भी जो होगी इसको क्या बोलेंगे? ऑरोग्राफिक रेनफॉल बोलेंगे। ये लो दूसरा रेनफॉल भी कवर। नेक्स्ट सर इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? यहां पे हमें पता है कि फ्रंटल, ये जो जब दो हवाएं टकराती है तो इसे हम फ्रंटल प्रोसेस बोलते हैं। हवा ऊपर उठी, बादल बने, बारिश होगी। सर यहां पे जो बारिश होगी उसको क्या बोलेंगे? फ्रंटल रेनफॉल बोलेंगे। 3 टाइप के रेनफॉल होते हैं, समाप्त। क्लियर? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। सब बात करेंगे, रुक जाइए। फ्रंटल रेनफॉल बता दो प्लीज। वो देखो मैं बता दूं, देखो देखिए, तीन प्रकार की रेनफॉल होती है। फ्रंटल रेनफॉल क्या है प्लीज यहां पे देखें आप लोग। बेटा जब ये एक कोल्ड विंड है, यहां ध्यान से देखना पड़ेगा यार, आपका ना ध्यान नहीं है क्लास में। मैं इतनी तसल्ली से पढ़ा रहा हूं ना, आप ये भी नहीं कह सकते कि सर आप बहुत स्पीड में भाग रहे हो। मैं बहुत तसल्ली से और आराम आराम से आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर आप तब भी ध्यान नहीं देंगे तो ये आपका कसूर है, मेरा नहीं। तो आप कृपया करके क्लास में ध्यान दें, और यकीन मानिए बहुत ही ईजी भाषा में इस्तेमाल करता हूं ताकि सबके समझ में आए। अब आप देखिए, ये दोनों विंड्स आपस में टकराई। अब आप सभी को पता है कोल्ड विंड भारी होती है, नीचे बैठेगी। वार्म विंड हल्की होती है, ऊपर जाएगी। ये ऊपर जाएगी, ठीक है। अब आप इस पॉइंट को समझें कि ये वार्म विंड ऊपर जा रही है, कोल्ड विंड से टकरा के वार्म विंड ऊपर जा रही है। कोल्ड विंड ये ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। ये वाला जो लाइन है ना, ये बीच में जो लाइन बन रही है, ये वो लाइन आप चेक करो जो कोल्ड विंड को वार्म विंड से अलग कर रही है। तो ये जो लाइन बनती है ना, इस लाइन को हम फ्रंट बोलते हैं। इस लाइन को हम फ्रंट बोलते हैं। अब ये हवा जो है ऊपर जाएगी, ऊपर बादल बनेंगे और बारिश हो जाएगी। इस लाइन को फ्रंट बोलते हैं। इस लाइन से यहाँ पे नाम भी आ गया, फ्रंटल रेनफॉल। खत्म बात। क्लियर? क्लियर? मैं बता रहा हूं ना, पहला हो गया कन्वेक्शनल रेनफॉल। पहला क्या हो गया? कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है सर। सर जी दूसरा हो गया ऑरोग्राफिक रेनफॉल। ऑरोग्राफिक रेन, और जो है तीसरा कौन सा हो गया? फ्रंटल रेनफॉल। फ्रंटल रेनफॉल। ठीक है। तो 3 प्रकार के रेनफॉल आपने पढ़ लिए, आपको आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर? आगे बढ़े अब हम लोग। अरे ध्यान तो दो यहाँ पे, तभी तो आएगा, है ना? हाँ, जरा मैडम से कम बातें करा करो, सब बात बनेगी। ये नहीं लगे पड़े हैं पूरा दिन। समझो बात को, भविष्य में ही काम आएगा। फ्रंटल रेनफॉल आएगा पेपर में, मैडम के व्हाट्सएप के मैसेज नहीं आएंगे। समझो। चलिए अब क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो हम आगे चलते हैं। यहाँ तक कहानी हो चुकी है, अब देखिए। अरे भाई कोल्ड नीचे बैठेगी, समझे बात? चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दें। हाँ वो देखो सर, इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अरे इसका क्वेश्चन फिर वही वाली बात, पहले पढ़ तो लो, क्वेश्चंस भी बन जाएंगे पहले सीख तो लो इसे देहरादून में ऑरोग्राफिक रेनफॉल होती है, सब पता चलेगा कि देहरादून में क्या होती है। देहरादून में जहर गिरता है। अभी रुको, अब यहाँ ध्यान दो, पहले सुनना पड़ेगा पहले बैठ के। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम लोग जो है सारी बातें करते हैं। चलिए तो सबसे पहला हमने, अच्छा बताओ सबसे पहला रेनफॉल कौन सा भैया? कन्वेक्शनल रेनफॉल। सबसे पहला कौन सा है? कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब अब यहां पर देखो क्या हो रहा है कि अभी आपने टाइप्स ऑफ रेनफॉल पढ़े हैं, आपको टाइप्स ऑफ क्लाउड क्लियर है, टाइप्स ऑफ रेनफॉल क्लियर हो चुके हैं। बट भाई अभी क्या है ना, अभी कहीं सारे कंसेप्ट बाकी हैं, और वही कंसेप्ट जो है कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में घुमाते हैं। तो उन कंसेप्ट्स को आराम से सुनिए, डेफिनेटली आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल सबसे पहला टाइप है। अच्छा कन्वेक्शनल रेनफॉल कैसे हुआ ये क्लियर आप सभी को पहले बताइए। यहां तक क्लियर है? फिर बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ओके, ध्यान से देखिए। अब यहां पर हम लोग एक चीज देखते हैं कि सर कन्वेक्शनल रेनफॉल हो कैसे रहा है। सुनेंगे ध्यान से भाई, देखो एक बहुत ही कॉमन सी बात है।
लर्नर्स ध्यान सुनना, एक बहुत ही कॉमन सी बात है, एक बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर मैं तीनों रेनफॉल को अपनी आंखों के सामने रखूं, मतलब तुम भी रखने का प्रयास करो, बिल्कुल गौतम बुद्ध की तरफ बिल्कुल ध्यान लगाओ कि एक तरफ कन्वेक्शनल, एक तरफ ऑर्गोग्राफिक और एक तरफ हमारा फ्रंटल रेनफॉल, तीनों रेनफॉल तुम्हारी आंखों के सामने, एक यहां एक यहां एक यहां। क्यों कह रहा हूं, याद रहेगा लंबे समय तक। कन्वेक्शनल रेनफॉल के बारे में मुझे जब मैंने ध्यान लगाया, जब मैंने सोचा, तो मुझे यह बात समझ में आ गई कि ये कन्वेक्शनल रेनफॉल तभी होगा जब मुझे धरती पर प्रॉपर इंसोलेशन देखने को मिलेगा। सर ये इंसोलेशन क्या होता है सर, ऐसे ऐसे शब्द मत बताओ। अरे बेटा कोई दिक्कत नहीं, आज तक कोई शब्द तुम्हें ऐसा डरावना वाला बताया क्या मैंने? बेटा प्रॉपर इंसोलेशन का कुछ मतलब नहीं है प्यारे बच्चों। ये धरती है जी सर, धरती पे बेटा ये पेड़ लगे हैं जी सर, बेटा ये हो गया सन, यस सर। सन की किरणें धरती पे पड़ रही हैं, सन की जो किरणें धरती पे पड़ रही हैं, सन की जो किरणें धरती पे पड़ रही हैं, बेटा इसी चीज को हम इंसोलेशन बोलते हैं। क्लियर बेटा, क्लियर, एक बार रिप्लाई करो। बेटा धरती पे जो सन की किरणें पड़ रही हैं, इसी चीज को हम इंसोलेशन बोलते हैं। अच्छा सर, बस यही और कुछ नहीं। अब देखें, अब बात क्या है, अरे सुनो 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 मेरी बात सुनो। अब यहां पर देखो सौम्य अग्रवाल, सौम्य अग्रवाल बोल रही है सर लेटेंट हीट नहीं बोलते। एक बार क्लास को जरा दोबारा से रिकॉर्डिंग देखना, हल्का सा डिफरेंस है दोनों में, बस रिवीजन नहीं किया सौम्य, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। इंसोलेशन का मतलब जो सन की किरणें धरती पे आ रही है, प्रॉपर सन की किरणें धरती पे आना, इसी को बोलते हैं इंसोलेशन, ठीक है। अच्छा यहां तक क्लियर है, पहले बताइए। क्लियर, इसको हमने इंसोलेशन बोल दिया। अब एक बात बताओ, प्रैक्टिकली बताओ, अब यहां पे आप ये देखो, अब तुम्हें अगर इसमें भी डाउट रही सर ये वर्ड भी कैसे बना है, तो मैं चलो तुम्हें ये भी बताता हूं। यहां पे आई एन का मतलब है इनकमिंग, कॉल आती है हमारे पास। सोलेशन मतलब सोलर रेडिएशन। अब ये मत बोलना कि सर इनकमिंग का मतलब क्या होता है, बेटा रोज फोन उठाते हो कस्टमर केयर का, है ना, वही तो करते हैं मैं कॉल। देखिए इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनकमिंग मतलब आना, इनकमिंग मतलब आना, किसका आना, सूरज की किरणों का आना, तो यहीं से बन गया इंसोलेशन। समझ गए? चलिए अब एक मुझे एक बात बताओ, अगर सूरज की किरणें ही नहीं आएंगी, सूरज की किरणों का आना, सूरज की किरणों का आना, इसको हम इंसोलेशन बोलते हैं। क्या मुझे बताओ बिना इंसोलेशन के प्रैक्टिकली सोचो, क्या ये रेनफॉल पॉसिबल है क्या? नो सर। क्लियर? तो आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या पता चल गई कि भाई साहब अगर इंसुलेशन होगा तो ही कन्वेक्शनल रेनफॉल पॉसिबल है। बन गया स्टेटमेंट यूपीएससी में, नहीं पता तो नहीं हिल पाएगा। तो अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, खेल खेलते आ जाओ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कन्वेक्शनल रेनफॉल इज आल्सो पॉसिबल विदाउट इंसुलेशन। नो सर, खत्म कहानी। कन्वेक्शनल रेनफॉल, फॉर कन्वेक्शनल रेनफॉल देयर इज प्रॉपर इंसुलेशन इज अ नेसेसरी कंडीशन। यस सर, क्लियर होगी कहानी? बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग अभी कन्वेक्शनल रेनफॉल समझ चुके हैं क्या? यहां तक क्लियर है? पहले मुझे बताइए, क्या आप मुझे बताइए क्लियर है यहां तक आप सभी को? चलिए सर अब एक बात हमें बताइए, सब रिलेटेड है बेटा, सब क्लास में नहीं आओगे तो फिर क्या होगा, समझो बात को। सर अब एक बात बताइए, कन्वेक्शनल रेनफॉल की कंडीशन आपने बता दी, मतलब इंसुलेशन होना ही चाहिए, सूरज की किरणें आनी ही चाहिए तभी होगा। लेकिन सर एक बात बताइए कि कन्वेक्शनल रेनफॉल देखने को कहां मिलता है? दिमाग लगाओ। सूरज की किरणें सबसे ज्यादा कहां पड़ती हैं भाई? इक्वेटर में, पहली क्लास में बताया था, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, बताया था नहीं बताया था? सब लिंक हो रहा है, ईमानदारी से बता दो। आप कुछ कहेंगे सर ये इक्वेटर क्या होता है? ये होता है पिकाचू। अब क्लास में नहीं आए थे तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। अब देखें यहां पर इसके बारे में जान लेते हैं। देखें यहां पर हमने एक लाइन खींच दी, खींच दी एक लाइन, यस सर हमने एक लाइन खींच दी। अब यहां पे देखें, अब अर्थ के बीचों बीच जो रेखा है इसी को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा। और सभी को ये बात हम पढ़ा पढ़ा के परेशान हो चुके हैं कि भाई इसी इक्वेटर पर सूरज की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं, पता है सभी को, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो तो अब आप लोग यहां पे देखें, ठीक है, सूरज है, ये सन है, सन की किरणें इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ती हैं, पहले मुझे बताओ। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इक्वेटर में जो भी देश पड़ते होंगे, इस इक्वेटर में जो भी देश पड़ते होंगे वहां पे प्रॉपर इंसुलेशन होता होगा? यस सर, कहानी मिल रही है, हम एक्साइट हो रहे हैं। और अगर यहां प्रॉपर इंसुलेशन है मतलब सर यहां जो भी बारिश हो रही होगी वो कन्वेक्शनल रेनफॉल हो रही होगी। दैट्स ऑल जेंटलमैन एंड वुमेन्स, कहानी खत्म हो चुकी है। कन्वेक्शनल रेनफॉल हमें समझ में आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल हमें समझ में आ चुका है, कन्वेक्शनल रेनफॉल हमें समझ में आ चुका है। तो अब कुछ नहीं करना, अपनी आंखें झपकाओ, बंद करो, अपनी आंखों में इमेजिन करो कि कन्वेक्शनल रेनफॉल तब होता है जब टेंपरेचर काफी ज्यादा होता है, सन की किरणें धरती पर पड़ती हैं, ज्योग्राफी की भाषा में इंसुलेशन हो रहा है, हवाएं ऊपर जा रही हैं, बादल बन रहे हैं और बारिश हो रही है। कन्वेक्शनल रेनफॉल के लिए सबसे पहला बिंदु ये बन जाता है कि भाई इसके लिए इंसुलेशन होना जरूरी है, बिना इंसुलेशन की इसकी जिंदगी बहुत दुख वाली हो जाएगी। दूसरी बात, इक्वेटर एक ऐसा रीजन है जहां पे इंसुलेशन बहुत देखने को मिलेगा, मतलब जो भी देश इक्वेटर के दायरे में आ रहे हैं, जो भी कंट्रीज इक्वेटर वाले रीजन में पड़ती हैं, मतलब ये कंफर्म है कि वहां पर कन्वेक्शनल रेनफॉल हमें देखने को मिलता होगा। यस सर, क्या सर इसे भारत से भी जोड़ सकते हो? प्लीज जोड़ दो सर, बिल्कुल। अगेन आओ, अप्रैल और मई के महीने में है सर, इसी को तो प्री मानसून बताया था। अरे तो प्री मानसून मतलब क्या? गर्मी बहुत ज्यादा, गर्मी बहुत ज्यादा मतलब धरती गर्म, धरती गर्म मतलब हवा ऊपर मतलब कन्वेक्शनल रेनफॉल, दैट्स ऑल। तो प्री मानसून में जो बारिश हो रही है भारत में वो कन्वेक्शनल रेनफॉल ही तो है। पानी लगाया, पानी लगाया जरा, पानी पिएंगे पहले। क्लियर? चलिए तो मामला पूरा समाप्त हो चुका है, सब जानेंगे। इक्वेटर पे रोज बारिश होती है शाम को 4:30 बजे, इक्वेटर पे रोज बारिश होती है शाम को 4:30 बजे, और रोज 4:30 बजे बारिश होती है और बहुत घनी बारिश होती है।
और बताइए मैडम। चलिए आगे चलें। तो मतलब अभी अगर हमें कोई बारिश देखने को मिल रही है, सर एक चीज बताओ, अप्रैल महीने में भारत में कुछ इलाकों में, तो क्या हम कह सकते हैं कन्वेक्शन रेनफॉल अभी अप्रैल चल रहा है, हो रहा होगा सर? यस सर, है ना? बिल्कुल सर। हाँ जी। चलिए। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं लर्नर्स, आगे चलते हैं। चलिए, कन्वेक्शनल रेनफॉल हमने पढ़ लिया। अब सर एक बात बताओ, अगर इसका सारांश लिखना हो तो कैसे लिखें? अगर आपसे हमसे कोई पूछे कन्वेक्शनल रेनफॉल के बारे में, तो सर इसके नोट्स कैसे बनते हैं? सर हमें नोट्स बनाने नहीं आते सर, ज्यादा लफड़ा नहीं करना होता। नोट्स बनाने के लिए सिर्फ पेन उठा के 4 बिंदु, पहली बिंदु, दूसरी बिंदु, वो बिंदु जो पेपर में आएगी, जो काम की, ये नहीं कुछ भी लिखते जा रहे हैं। कन्वेक्शनल रेनफॉल पहली बात, इंसोलेशन रिक्वायर्ड, यस सर। मोस्ट प्रोबेबल रीजन जहां पे देखने को मिलेगा इक्वेटर। इंडिया के से अगर लिंक करें तो प्री मानसून, प्री मानसून। अगर भारत में देखना चाहते हो इस बारिश को तो प्री मानसून में देखो। कौन से बादल से? क्यूमुलस निम्बस। यही तो बताया था, जो वर्ड्स मेरे पहले थे वही वर्ड्स मेरे अभी भी हैं। 4 लाइन बने, नोट्स बन गए। अब ये नहीं कि मैं तो चमकीले पेन ले लूं, रेड सिल्वर उठा लूं और जो है कितना अच्छा है, कुछ भी चल रहा है, चमकीले पेन लेके ऊपर हेडिंग ब्लू से, फिर रेड, फिर पिंक, ये सब नहीं चला। दिल्ली में बढ़िया करते हैं बच्चे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, रंगीन बना दूं कॉपी को। अरे एक ही पेन इस्तेमाल कर लो, बट सफाई से कर लो। चलिए, आधा टाइम इसी में बर्बाद कर देते हैं अपना। चलिए आगे चलते हैं। सर दिल्ली का कैसे पता आपको? मैडम हम भली कोचिंग नहीं करे हैं, बट पता हमें सबका है, क्योंकि हमने हर जगह जाके डेमो जरूर लिया है, भली हमने ज्वाइन नहीं किया। क्या बात करते हो सर? अरे हाँ बिल्कुल, डेमो में जाते थे, 1 घंटा टाइम पास करते थे, टीचर को देखते थे और आ जाते थे। लाइए पानी दीजिए यार। चलिए तो आगे चलते हैं। अरे मैम को नहीं भाई, टीचर का मतलब सर भी तो होता है। कहाँ मैम ले जा रहे हो मैम को देखने? चलिए आगे चलते हैं। तुम लोग भी ना यार, कमाल करते हो बिल्कुल। चलिए चलिए। चलो स्टार्ट करें। हाँ चलो यार, कोई नहीं बेटा, बोल लो बोल लो, अभी दिन है तुम्हारे, छोटे हो ना। हमारी भी कभी ना कभी हो ही जाएगी शादी, हम भी दिखा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहेंगे सर को देखो बिल्कुल लग गई बात दिल पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में। ऑरोग्राफिक रेनफॉल, ध्यान दें। स्टार्ट करें? शैल वी स्टार्ट? चलो चलिए ध्यान दें। अब कन्वेक्शनल रेनफॉल तो सर हमने समझ लिया है, क्लाउड्स हमने समझ लिए, ठीक है। हमने रेनफॉल के टाइप समझ लिए, कन्वेक्शनल रेनफॉल की पूरी कंडीशन समझ ली कि भैया वर्ल्ड में उसका असर कहां देखने को मिल रहा है, मतलब अर्थ पे, जनरली इक्वेटर, और अगर इंडिया में देखें तो ड्यूरिंग प्री मानसून समय, मतलब जो अप्रैल मई का समय, ओके। या अब हम लोग बात करते हैं जरा ऑरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में, ठीक है। बिना बातें करे जरा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, तभी समझ में आएगा। चलिए अब आप इमेजिन करिए कि यहाँ पर एक पहाड़ हमने बना दिया, ये एक पहाड़ हमने बना दिया जी सर, ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक ओशन आपको दिख रहा है, दिस इज एन ओशन, ठीक है। और इमेजिन करो कि हवाएं ऐसे आ रही है, जस्ट इमेजिन हवाएं ऐसे आ रही है, ठीक है। चलो अभी हवाएं पहाड़ से टकरा के ऊपर का रास्ता नाप लेंगी, ठीक है, कोई दिक्कत? ये तो मैंने सब सिखाया आपको, ठीक है। चलो कंडीशन क्लियर है, पहले बताइए। ओके, अब आप मुझे पहले ये बताइए, बिल्कुल पहले आपके बेसिक अच्छे करता हूं। बेटा इस जगह को बोला मैंने ए साइड, यस सर, और बेटा मैंने इस जगह को बोला मैंने बी साइड। बिल्कुल बेसिक पहले तुम्हारा सुधार दूं, बिल्कुल तुम्हें ज्योग्राफी में बिल्कुल, मतलब जहां बैठ जाओगे ना ज्योग्राफी में, बिल्कुल तब बताओगे हाँ ज्योग्राफी क्या है। पहले बेसिक अच्छा करते हैं। अब मुझे बताओ ए या बी में से वो कौन सी जगह है, ए या बी में से वो कौन सी साइड है जहां से हवाएं आ रही हैं? पहले आप बताओ। बिल्कुल ए साइड से हवाएं आ रही है। अब मुझे ये बताओ वो कौन सी साइड है जहां से हवाएं नहीं आ रही हैं? अब मुझे बताओ वो कौन सी साइड जहां से हवाएं नहीं आ रही हैं? बी वाली साइड। बस, जहां से हवाएं आ रही हैं वो ए साइड है, आई एम राइट। जहां से हवाएं नहीं आ रही वो बी साइड है, आई एम राइट, यस सर। बेटा जहां से हवाएं आती हैं उस जगह को बोलते हैं विंड वर्ड। क्लियर बेटा? जहां से हवाएं आ रही हैं उस जगह को बोलते हैं विंड वर्ड, जहां से हवाएं नहीं आ रही हैं उसको बोलते हैं लीवर्ड। क्लियर हो गया? बेसिक नंबर 1 क्लियर हो गया। जहां से हवाएं आ रही हैं उसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड, जहां से हवाएं नहीं आ रही हैं उसको बोलते हैं लीवर्ड साइड। क्लियर? एनसीईआरटी का कांसेप्ट, वेरी गुड सर। नाउ अब ये बात हमें समझ में आ गया, जैसे आप बुक पढ़ते हो ना, अगर आप एनसीईआरटी रीड करोगे, ठीक है, लीवर्ड मतलब वो साइड जहां पे हवाएं नहीं आ रही है, जिस साइड से हवाएं नहीं आपको देखने को मिलेगी, जिस साइड से हवाएं आ रही है उसको हम विंडवर्ड साइड बोलते हैं, ठीक है। अब ये मैंने क्यों बताया, बिकॉज अगर आप एनसीईआरटी रीड करते हो, ठीक है, क्लास 11 की एनसीईआरटी आप रीड करते हो, तो ये सब जो वर्ड्स हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करते हैं।
अब मुझे पता नहीं लीवर बुक से क्यों नहीं समझ में आता, बिकॉज आपको वर्ड्स में ही क्लैरिटी नहीं है, बेसिक ही अच्छा नहीं है। और कई सारे टीचर्स क्या करते हैं, मैंने पर्सनली इसको देखा है, वो सीधा बोलेंगे विंडवर्ड साइड से, अरे बच्चे को बता दो विंडवर्ड लीवर है क्या, ठीक है, तो लीवर मतलब जहां से हवाएं नहीं आ रही है वो जगह लीवर, जहां से हवाएं आ रही है दैट साइड इज नोन एज विंडवर्ड साइड। क्या याद क्लियर बताइए, डन है? ओके सर। अब देखिए, अब कोई ऐसा राजा बाबू क्लास में है क्या कि जिसको ये नहीं पता कि सर ये हवाएं पानी कहां से ला रही है? कोई ऐसा राजा, जरा डायग्राम ध्यान से देख लो, डायग्राम ध्यान से देख लो, नीचे कुछ बनाया है मैंने, ओशन दिख रहा है, ओशन से हवाएं क्या लेती जा रही है, मॉइस्चर, ओशन से हवाएं क्या लेती जा रही हैं, मॉइस्चर, ये बात को ध्यान में रखना, ठीक है। मॉइस्चर मतलब पानी ही हो गया, मॉइस्चर मतलब पानी ही हो गया तरीके से, ठीक है। अब क्लियर हो गया? अब देखिए, चलो अब सुनेंगे ध्यान से, ध्यान सुनो। अब मैं जरा थोड़ा सा, मुझे यहाँ पे एक अमेंडमेंट करना पड़ेगा। आज तुम्हारी करंट अफेयर्स की क्लास बहुत अच्छी होगी सर, वो तो हमें अच्छी लगती है वैसे भी, पर आज तो और मजा आएगा। अच्छा सर, ऐसा भी कुछ है? हाँ बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा। आज अदानी की, फ्लिपकार्ट की, सबकी पोलें खुलने वाली हैं। आज पता चलेगा कि असली में देश में कल चल क्या रहा है, क्या कर रहे हैं लोग, कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्यों उन्होंने तबाह कर दी मार्केट हमारे देश की, क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, सब कुछ क्लियर होगा। एक सेकंड रुक जाओ, चलो एक सेकंड, चलिए इसे हल्का पहले बता दूं, वेट 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 वेट, देखिए यहां देखिए, चलो स्टार्ट करें। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनना मेरी बात, आराम से सुनना। अब जरा थोड़ा बातों को रोको, इसे पूरा करना है, देखो आज, है ना। ये जो विंडवर्ड साइड से हवाएं आ रही है ना, इस बात को ध्यान रखना कि जब भी ये विंडवर्ड साइड से हवाएं जो आ रही है, जब ये पहाड़ से टकराती है ना, तो ये थोड़ा स्लोली मूव करती है। ध्यान से देखना, विंडवर्ड साइड से हवाएं आ रही हैं तो थोड़ा स्लोली मूव करती है ना। अगर हम लोग पहले केस की बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कन्वेक्शनल रेनफॉल, अगर मैं कन्वेक्शनल रेनफॉल की बात करता हूं, तो वहां पे क्या होता है कि टेम्परेचर जब ज्यादा होता है, इंसुलेशन जब होता है, तो बहुत तेजी से हवाएं ऊपर जाती हैं, बहुत तेजी से हवाएं ऊपर जाती हैं, क्यूमुलस निम्बस बादल बनता है और घनी वर्षा हो जाती है, जो हमने इससे पहले पढ़ा भी, कुछ अलग बातें नहीं बोली मैंने। मतलब अगर मैं इस केस की बात करूं ना, ये वाला केस, यहां ध्यान दो प्लीज, यहां पे ध्यान दो, ये जो केस था पहला वाला कन्वेक्शनल रेनफॉल का, अगर मैं इस केस की बात करूं ना, तो यहां पे जो हवाएं ऊपर उठती हैं वो बहुत स्पीड से उठती हैं, स्पीड से हवाएं उठती हैं ऊपर, क्यूमुलस निम्बो, क्यूमुलस निम्बस जो है बादल बनता है और बहुत घनी वर्षा हो जाती है। बट अगर मैं यहां पर इस सेकंड वाले प्रोसेस की बात करूं, जो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं, अगर हम लोग इस वाले प्रोसेस की बात करते हैं, इन दैट प्रोसेस, अगर हम इस वाले प्रोसेस की बात करें, तो इस वाले प्रोसेस में क्या होता है कि हवाओं का मूवमेंट थोड़ा स्लो होता है। पहले वाले, जो हमने पहले वाली कंडीशन पढ़ी, हमने पहला कन्वेक्शनल रेनफॉल पढ़ा है, उसके कंपैरिजन में यहां पर हवाएं थोड़ा धीरे धीरे मूव करती हैं। अगर हवाएं धीरे धीरे मूव करेंगी, ध्यान से सुनना, अगर हवाएं धीरे धीरे मूव करेंगी, तो इट मींस क्या मैं कह सकता हूं कि क्लाउड्स भी धीरे धीरे बनेंगे। अगर हवाएं धीरे धीरे जाएंगी तो बादल भी तो धीरे धीरे बनेंगे, बिकॉज बादल हवाओं से तो बनते हैं। अगर हवाएं धीरे धीरे जाएंगी तो क्लाउड्स भी धीरे धीरे बनेंगे। देखो धीरे धीरे धीरे, लेकिन मुझे पता है कि धीरे धीरे बनते बनते मुझे एक बात समझ आ गई कि क्लाउड्स बन रहे हैं लेयर्स में, मतलब मेरे मन में एक बार आ गया है स्ट्रेटस। हाँ या ना? हाँ या ना? क्या यहां तक बात सभी को समझ में आ गई? हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? पता है ना कि क्लास के टाइम पे बात नहीं करता हूं मैं, है ना, ये बात पता है तो क्लास के बाद आप प्लीज समझिए जरा ना। अब आप सभी को पता है यहाँ पे कि ये जो है ऐसे हवा ऊपर जा रही है, तो जब हवा धीरे धीरे ऊपर जा रही है तो बादल भी जो है धीरे धीरे बनेंगे। अब जब बादल धीरे धीरे बनेंगे तो ऑब्वियसली बात है बादल लेयर्स की फॉर्म में बनेंगे। हाँ या ना? लेयर्स मतलब स्टेटस वाले बादल बनेंगे। हाँ या ना? पहले मुझे बताओ, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई? इतनी बातें क्लियर हुई? अब ये बादल अच्छे खासे बन रहे हैं, ऐसे ऐसे बादल बन रहे हैं। अब ये बादल लेयर्स की फॉर्म में बन रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टेटस। और ये बादल बनने के बाद ये बादल बारिश भी करेंगे, और अगर ये बादल बारिश करेंगे तो मतलब इस स्टेटस के साथ मैं एक वर्ड और अगर लगा दूं, निम्बस, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, क्या दिक्कत है? तो मतलब यहां पर जो बादल बन रहे हैं वो बन रहे हैं निम्बस स्टेटस। क्लियर? क्लियर? समझ गए बात? अब अब सर मुझे ये बात समझ में आ रही है, अब सर मुझे ये बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मेरी बात आ रही सभी को? आई एम ऑडिबल? ध्यान सुनना। अब सबसे पहले आगे की बात जाने से पहले आंखें बिल्कुल बंद करके, सबसे पहले कन्वेक्शन रेनफॉल, इंसुलेशन बहुत जरूरी है। इक्वेटर वाला रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पे कन्वेक्शन रेनफॉल देखा जाता है। भारत में प्री मानसून, अप्रैल मई का समय, और जो बादल बनते हैं कन्वेक्शन रेनफॉल के समय पे, क्यूमुलस निम्बस। अगर हम लोग यहाँ पे ऑरोग्राफिक रेनफॉल की बात करें तो यहाँ पे हवा का मूवमेंट काफी स्लो होता है
कन्वेक्शन के कंपैरिजन में, पहले वाले की तुलना में। अगर हवा धीरे धीरे ऊपर जा रही है तो बादल भी धीरे धीरे बनेंगे, और जब बादल धीरे धीरे बनेंगे तो लेयर्स की फॉर्म में बनेंगे, मतलब स्ट्रेटस, और बारिश तो करेंगी मतलब निम्बस। तो मतलब ऑरोग्राफिक रेनफॉल में एक बात तो क्लियर है कि जो बादल बनेंगे उनको हम बोलेंगे निम्बस स्ट्रेटस, और यहाँ पे हवाएं धीरे धीरे ऊपर जाएंगी। ठीक है सर। अब सर हमें जानना भी कि सर ऐसा दृश्य हमें कहां दिखता है। यहां पर हमने बना दिया भारत, ध्यान से देखिए, हमने बना दिया भारत। जी सर, भारत के अगर आप इस तरफ देखोगे, यहां पे जाना बिना बातें करें, ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर हमें कुछ पहाड़ देखने को मिलते हैं, और इन्हीं पहाड़ को हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। ध्यान से देखते रहो, भारत का ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे कुछ पहाड़ देखने को मिलेंगे, वेस्टर्न घाट, ये कुछ पहाड़ है यहाँ पे, वेस्टर्न घाट, और ये आ रही हवाएं, ये आ रही हवाएं, ये हवाएं आई, इन पहाड़ों से टकराई, धीरे धीरे ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, बने बादल, बने बादल, बने बादल, निम्बो स्टेटस, निम्बो स्टेटस, निम्बो स्टेटस, हो गई वर्षा, हो गई वर्षा, हो गई वर्षा, हो गई वर्षा। तो यहां पे मुझे देखने को मिल रहा है और ग्राफिक रेन फॉल। यहां पर सर एक चीज और है कि सर इसी तरह का पैटर्न अगर मैं भारत के नॉर्थ ईस्ट में देखूं, अगर यहाँ जयंतिया वगैरह सुना हो, या नॉर्थ ईस्ट में कई सारे पहाड़ है जयंतिया वगैरह, इसी तरह का ऑरोग्राफिक रेनफॉल मुझे भारत में यहाँ भी देखने को मिलता है। सर एक बात बताओ, यहाँ ऊपर कहीं पे, यहाँ ऊपर कहीं पे अरावली पहाड़ हैं सर, यहाँ पे कहीं पे अरावली पहाड़ हैं, यहाँ पे भी देखने को मिलता है? नहीं देखने को मिलता। क्यों सर? हवाएं तो यहाँ भी चलती होंगी, क्या यहाँ हवाएं पहाड़ से नहीं टकरा रही है क्या? यहाँ पे हवाएं पहाड़ से ना टकरा के, यहाँ पर हवाएं पहाड़ों के पैरेलल निकल जाती हैं, यहाँ पर हवाएं पहाड़ों से ना टकरा के पहाड़ों के बगल से पैरेलल निकल जाती हैं, ऐसे ऐसे। इसे मैं कहूंगा पैरेलल मूवमेंट ऑफ एयर, पैरेलल मूवमेंट ऑफ एयर। तो सर ये क्या है? अरे काहे परेशान हो रहे हो? ये पहाड़ है, ये हवा आई, ये बन गया 90 डिग्री का एंगल, ये हो गया परपेंडिकुलर, इसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मूवमेंट, ये हो गया परपेंडिकुलर मूवमेंट। तो जब हवाएं आपकी पहाड़ों से टकरा रही हैं, जब हवाएं पहाड़ों से टकरा रही हैं तो इसको आप बोलोगे परपेंडिकुलर। जब हवाएं पहाड़ से टकरा ही नहीं रही हैं, हवाएं तो पहाड़ों के बगल से निकल जा रही हैं, पैरेलल निकल जा रही हैं, और जब हवाएं पहाड़ से टकराई नहीं तो हवाएं ऊपर नहीं गई, जब हवाएं ऊपर नहीं गई तो बारिश नहीं हुई। और यही रीजन है कि अरावली हमारा राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है पहाड़, और यही रीजन है कि राजस्थान के अंदर सहारा थार डेजर्ट बना हुआ है, सूखा सूखा की बारिश नहीं होती। दैट्स ऑल। क्लियर क्लियर। ग्रीन रीजन मतलब नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, मैं बताता हूँ, देखिए देखो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है। ये ग्रीन रीजन मतलब नॉर्थ ईस्ट, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, वहां पे भी आपको ऑर्गेनिक रेनफॉल के कुछ चांसेस दिख जाएंगे। मतलब अगर आप कहोगे ना ये भारत हो गया, तो यहाँ पे असम, मणिपुर, मेघालय, ये जो रीजन है भारत, ये नॉर्थ ईस्ट है, तो यहाँ पे भी कई सारी पहाड़ियां है ना, तो उन पहाड़ियों से हवा टकराती है, बारिश हो जाती है, तो यहाँ पे भी आपको ऑर्गेनिक रेनफॉल देखने को मिल सकता है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में। अब यहाँ पे आपके राजस्थान वाले एरिया में अरावली पहाड़ है, लेकिन राजस्थान में कितना सारा सूखा है, डेजर्ट इलाका है, राजस्थान में रेगिस्तान है ना, थार डेजर्ट है, पूरा सूखा इलाका है। अब है तो अरावली पहाड़ यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि विंड की जो डायरेक्शन है वो पैरेलल है हवा के, मतलब जो अरावली पहाड़ है, अरावली पहाड़ से हवा के टकराती नहीं है, हवाएं विंड पहाड़ के पैरेलल निकल जाती हैं। अब जब हवाएं पहाड़ के पैरेलल निकल गई तो पहाड़ से टकराएंगे नहीं हवा, तो हवा ऊपर कैसे जाएगी? जब हवा ऊपर नहीं जाएगी तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी। तो ये तो रीजन है कि यहाँ पे आपको सूखा सूखा नजर आता है। ठीक है, अगर अरावली पहाड़ से आप अभी हवाओं को टकरा दो, ऐसे कर दो हवाओं को, मान लो कि अरावली पहाड़ है, लो मैं फ्यूचर ज्योग्राफी बना दूं तुम्हारे लिए, ये एस्टिमेशन अपना, ये मैं कह रहा हूं लगा दो, ये जुगाड़ लगा दो यहाँ पे जाके, हवाएं टकरा दो उससे। ये मान लो अरावली पहाड़ है, ऐसे आ रही हवाएं, ऐसे पहाड़ों पर टकरा रही है, ठीक है, तब देखो कैसे हवाएं ऊपर जाएंगी, बनेंगे बादल, होगी बारिश, बरसों मेगा मेगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अब एक चीज बताओ, ठीक है, अब प्रैक्टिकली सोच के देखो। हाँ बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी आपने पूछी। अब आप लोग ही मुझे बताओ कि ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये हवाएं आई, हवाएं आई, हवाएं ऊपर ऊपर जाएंगी, बादल बनेंगे, बादल बनेंगे, तो बारिश यहाँ विंडवर्ड साइड होगी, इस साइड बारिश नहीं होगी, ध्यान रखना। लीवर साइड नहीं होगी बारिश, विंडवर्ड साइड होगी बारिश। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे नहीं होगी बारिश, यहाँ सूखा रहेगा, बारिश विंडवर्ड साइड होगी, ध्यान रखना। वो मैंने यहाँ पे समझाने के लिए बनाया, सिर्फ इस डायग्राम को देखना, सिर्फ समझाने के लिए। इट्स ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मुझे फिगर ऐसा बनाना था। ठीक है, इट्स ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ठीक है। लेकिन क्या आप इस बात को मान सकते हैं कि जहां पे ऑर्गोग्राफिक रेनफॉल हो रहा होगा,
तो पहाड़ की एक साइड सूखा भी रहेगा, एक तरफ घनी बारिश हो जाएगी बट एक साइड सूखा रह जाएगा। मान सकते हो, मान सकते हो? यही कारण है, यही कारण है। क्या कारण है सर? आ जाओ महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अच्छा सर, आगे सर महाराष्ट्र में। अरे महाराष्ट्र के लोग यहाँ क्लास देख रहे होंगे, पता नहीं होगी ये बात। ठीक है, क्लास देख रहे हैं बड़े आराम से बैठ के। महाराष्ट्र में आ जाओ भाई। महाराष्ट्र में आपने एक जगह देखी होगी, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर जी सर सुना है? और महाराष्ट्र में एक पड़ता है पुणे जी सर। ठीक है जी। अब क्या कहना चाह रहे हो? दोनों के बीच में पड़ते हैं पहाड़। ठीक है, अब हवाएं आई यहाँ से, आई हवा, ऊपर गए बादल बने। महाबलेश्वर में होगी बहुत तेज बारिश, लेकिन पुणे सूखा पड़ा है। और यही कारण है कि महाबलेश्वर में बहुत तेज हैवी बारिश होती है, पुणे के कंपैरिजन में पुणे में कुछ भी बारिश नहीं होती। और जो महाराष्ट्र को से बात पता भी होगी, अब नहीं पता होगी तो पता चल रही होगी कि महाबलेश्वर में इतनी तेज बारिश और पुणे में कुछ भी नहीं। अरे तो देख लो, बीच में पहाड़ आ गया तो यहाँ पे तो बारिश हो गई, लेकिन यहाँ बारिश हुई क्या? हुई हो, ऐसा नहीं कि बारिश नहीं होगी, बट बहुत कम होगी, थोड़ी बहुत सी बारिश होगी। लेकिन महाबलेश्वर और पुणे दोनों एक ही स्थान पे होने के बाद भी यहाँ पे दबा के बारिश हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक रेनफॉल। एक साइड बारिश होगी, दूसरा सूखा रह जाएगा। ये लो। चलो भैया, हाँ तो भैया हाँ, इस केस में बारिश आपको विंडवर्ड साइड होती हुई दिखेगी। रुक जाओ, मैं आपको इसका एक डायग्राम भी दिखाता हूँ बेटा। आई शो द डायग्राम। मैं इसका डायग्राम भी दिखाता हूँ, मेरे पास पड़ा है। सर आप गए हो महाबलेश्वर? मैं मुंबई गया हूँ यार, मुंबई गया हूँ, पुणे गया हूँ, महाबलेश्वर नहीं गया। मुंबई तो मैं नेवी के समय पे था ना, महाबलेश्वर नहीं गया यार मैं। अभी कहाँ समय यार, समझो बात को। परेशान, कहाँ हालत है यार अभी। हाँ मैं एक इमेज दिखा रहा हूँ। अच्छा, अरे मैं इमेज दिखा दूं और ग्राफिक की, सबर तो रखो। एक सेकंड रुक जाओ, चलो एक सेकंड रुक जाओ, मैं इमेज दिखा दूं। अमन शर्मा कह रहे हैं सर बॉम्ब फूटा। आजा बेटा, तुझे बॉम्ब फटवाता हूँ मैं। ये ऐसे ऐसे मेरे सामने आ जाए ना, अगर मैं सच बता रहा, अगर ये ऐसे ऐसे मेरे सामने आ जाए, मैं यकीन से लाल करके भेजूं उन्हें, सच बता रहा हूं। वो ये ना कि फायदा उठा लेते हैं कि हाँ चलो यार सर कौन सा लैपटॉप में कुछ बोलेंगे। बेटा शुक्र मानो तुम ऑफलाइन पढ़ नहीं रहे हो, इतनी देर में तो ढंग से तुम्हें कर देता सही में। कभी एनडीए के जो बच्चे हमसे पढ़े उनसे पूछना हमारा इतिहास। जब तक 3-4 के धरना देता था ना मैं क्लास में आके, तब तक मेरा मार्कर उठता नहीं था। ध्यान रखना है बात। और क्लास में जब इंग्लिश की क्लास चलती थी हल्ला हो रहा है, मैथ्स की क्लास चल रही हल्ला हो रहा है, और जब पता ना वो भैया जीएस का पीरियड आ गया है, 5 मिनट पहले शांति हो जाती थी। पता है ना कि भैया डंडा हाथ में लेके आएगा। समझ रहे हो? खौफ था बेटा हमारे क्लास में। शुक्र मानो तुम लकी ऑनलाइन पढ़ रहे हो। ठीक है, ये ध्यान रखना ना, तुम जैसों को तो मैं अभी तक मार मार के अकेडमी भेजता। एक मिनट रुको। हाँ, तो और एक सेकंड यार, एम एन हो ना। और देखिए फिगर देखिए बात। अब आप फिगर देख के मुझे बताएंगे कि बारिश किस साइड हो रही है, विंडवर्ड साइड या लीवर्ड साइड? बताओ। विंडवर्ड साइड है ये विंडवर्ड ही तो है। और ये कौन सी है? लीवर्ड साइड। ठीक है, देख लिया बादल कैसे बन रहे हैं? फिगर दिख गई। अब बहुत अच्छी क्लैरिटी आपको मिली होगी, है ना? ये विंडवर्ड साइड है और ठीक है, और ये लीवर्ड साइड है, ये लीवर्ड साइड है। ठीक है। अच्छा, इस बादल को अगर मैं निम्बस स्टेटस बोलूं तो कोई दिक्कत है क्या? बोलो हाँ सर, बोलो, है ना? अब आगे क्लियर। तो ऐसे डायग्राम बुक में होते हैं और कई बार नहीं समझ में आ पाता। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर हो गया? डन यहाँ तक? ठीक है ना? अब तो मेरे ख्याल से चीज आपके समझ में आई होगी यार। अब तो इसमें आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम आपको ही होगी। अब तो क्लियर है? हम्म। सर स्टेटस क्यों होगा? अरे लेयर्स की फॉर्म में। अब तुम यहाँ पे देखो दीपू, तुम कहोगे सर यहाँ तो मुझे एक ही बादल दिख रहा है, तो दीपू ये डायग्राम है, ये डायग्राम है। ये लो, रुक जाओ, यहाँ पे तो गलत बना दिया मैंने। रुक जाओ, रुक जाओ, यहाँ बनाता हूँ इसे। क्या ही करें, ये ले। अब ठीक है, ये ले। अब ठीक है, मैं एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ ना, जो मैंने आपको पढ़ाया तो मैं तो वही बताऊंगा आपको। ठीक है, हो सकता है भूल से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, इट हैपेंस, बट जनरली मैंने आपको वो बताया, मैंने आपको वो बात बताई जो मैंने पढ़ाया। मैंने आपको निम्बस स्टेटस पढ़ाया तो मैंने इसलिए निम्बस बोल दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर? अभी सब क्लियर हो जाएगा, रेन शेड वगैरह सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी सब पढ़ेंगे। अल लानिनो, उष्माग्रहपी, सीजनलिटी, सब कुछ अभी आएगा। टेंशन, सीजनलिटी सॉरी, क्या बोलता हूँ उसे यार, सैलिनिटी, काफी कुछ वहां पे भी बताऊंगा आपको।
ठीक है बेटा, अभी बोल रहे हो सर काश आप ऑफलाइन पढ़ रहे होते, ठीक है 4 दिन में आते तो छोड़ के भागते थे। मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें, तुम ये मत सोचना कि मैं मजाक कर रहा हूँ। जब भी मेरा पर्सनल बैच बनता था ना ऑफलाइन, आप कहेंगे कि सर अपने आप को ओवर दिखा रहे हैं। मैं ओवर नहीं दिखाता हूँ, मैं जो बोलता हूँ ना वो मैं करता भी हूँ। और जो लड़का मेरे से एनडी में पढ़ा, अरे एक मिनट रुको, कोई कमेंट मत करना, कोई बच्चा कमेंट मत करना। इसमें एक लड़का आता था मेरी क्लास में, मानवीर है क्या? मानवीर इज हियर, मानवीर, हाँ ये मानवीर, कोई कमेंट मत करना। मानवीर ईमानदारी से बताना कितनी बार मुझसे मार खाई होगी तुमने, मैं इंडिविजुअली बोल रहा हूँ, और क्लास में किस तरह से हाथ चलता था। ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना, बिल्कुल ईमानदारी से एकदम। और ऐसा कोई होगा जो हाथ, जिस पे हाथ साफ ना किया हो, देखो बताएगा तुम्हें भी, कोई कमेंट मत करना, उसका उसका रिप्लाई सुनना एक बार। ये लड़का गांव में रहता है और वहां से मेरी क्लासेस लाइव देखता है, तो ये मेरा ऑफलाइन का स्टूडेंट था, ये बताएगा तुम्हें, इससे पूछना, कोई कमेंट मत करना, उसका कमेंट ऊपर चल जाएगा। ठीक है, और ये मैं क्यों बता रहा हूं तुम्हें पता है? क्योंकि जब भी मेरा पर्सनल बैच बनता था ना, तो एक हफ्ते के अंदर जो भी भागने वाली पार्टी थी वो भाग जाती थी, और जो टिक गए समझ जाओ, जो टिक गए तो भाई ये तो कंफर्म है कि हाँ उनका भविष्य जीएस में तो सुधर जाएगा। ये तो मान लेना, ठीक है। चलो ध्यान दीजिए, चलो आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। अरे मानवीर की आवाज चुप क्यों हो गई? मानवीर चुप ही हो गया यार, चला तो नहीं? अरे अभी मत जा भाई, अभी नहीं मार रहा मैं। 50 चलो चलो ध्यान दो। हाँ बोल दिया उसने, अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, आगे बढ़े, ध्यान दो, चलो ध्यान दें, आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहां तक क्लियर सभी को? लगना से एक बार बताएं, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने जो है आज ये बात पढ़ लिया। अच्छा मैं बताऊं, क्या मैं इंडिया में वेस्टर्न घाट, क्या मैं भारत के अंदर वेस्टर्न घाट को एग्जाम्पल कह सकता हूँ रेनफॉल का? क्या वेस्टर्न घाट को कह सकता हूँ? ठीक है, तो आप इस बात को भी समझिए कि देखो ये जो भी हमने डायग्राम बनाया था ना, ये वाला डायग्राम कहां गया? एक सेकंड में आपको डायग्राम दिखाना चाहूंगा, वेट वेट वेट, ये देखो। तो इस बात को मानेंगे कि इस साइड बारिश होती नजर आएगी मुझे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है। अब इसे काट दो, क्योंकि ये समझाने के लिए बनाया था, काट दो, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे इस वाले रिलीवर साइड में थोड़ा मुझे सूखा देखने को मिल सकता है, थोड़ा मुझे ड्राई देखने को मिल सकता है, ड्राई मान सकता है, वेरी गुड, ठीक। चलिए, तो गाइज हम लोगों ने यहाँ पे आज टाइप्स ऑफ रेनफॉल जाना, हम लोगों ने ऑरोग्राफिक रेनफॉल और कन्वेक्शन रेनफॉल की चर्चा करी, ठीक है। अब मैं आपको 2-3 चीजें बता रहा हूँ, कल हम और ज्यादा कुछ डीप कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आई विल स्टार्ट ओशनोग्राफी, ओशन करंट्स क्या होते हैं, सैलिनिटी क्या होता है, ये सब डिटेल में पढ़ूंगा बिल्कुल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है, ठीक है, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं ओशनोग्राफी में। पर पहले हमारा जरा ये क्लाइमेटोलॉजी पूरी हो जाए, पहले एटमॉस्फेयर वाला जो है पूरा यूनिट पूरी हो जाए, फिर हम उस पर जाएंगे। और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ड्रेनेज सिस्टम, भारत की नदियां, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, सब आएगा, ठीक है। ये इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक। खारिफ क्रॉप्स क्या होती हैं, रबी क्रॉप्स क्या होती हैं, और मॉनसून भारत का कैसे आता है, भारत का क्लाइमेट कैसा है, ये सब जानेंगे। इंडियन ज्योग्राफी पूरी पढ़ने के बाद हम लोग जाएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, नॉर्थ अमेरिका क्या है, साउथ अमेरिका क्या है, अफ्रीका क्या है, यहाँ की इंडस्ट्रीज, यहाँ की इंपोर्टेंट रिवर्स, सब कुछ हम पढ़ेंगे। उसके बाद आप ज्योग्राफी में काफी हद तक सीख चुके होंगे। फिर आपकी जो है खुद की मेहनत है कि आप कितना एफर्ट्स मार सकते हैं, कितना रिवीजन करते हैं, सीजन वगैरह सब कवर हो जाएंगे, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। अब मेरी बात सुने, आज की क्लास में जो है करंट अफेयर क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें पढ़ने, 2 घंटे करंट अफेयर क्लास है, हर जगह से शेयर कर देना, ताकि जो तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं जो प्लस पर नहीं, खासकर फायदा उठा पाए। अब जिन बच्चों के डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, बाकी बच्चे आराम से रेस्ट करें, 9 बजे करंट अफेयर से मिले, बिकॉज 2 घंटे की आज करंट अफेयर